नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपके द्वारा दिए गए पहले पार्ट जो हमारा वीडियो था उसको अपार प्यार के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से लाइक, इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अति उत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रकार का प्यार है, इसी प्रकार का सहयोग बना रहे। तो चलते हैं, हम अब देखते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बीएड फर्स्ट ईयर पेपर बाल्य विकास और विकास प्रक्रिया के रूप में हमने जाने। बहुत ही पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे 11 से 25 तक के प्रश्न। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 11वां प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के चरण बताइए। 13वां प्रश्न है, कुसमायोजन के कोई 4 कारण बताइए। 14वां प्रश्न है, समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या है। और 15वां प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं। 16वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। 17वां है, प्रक्षेपण विधि किसे कहते हैं। और 18वां है, मंद गति से सीखने वाले बालक की कोई 4 विशेषताएं बताइए। 19वां है, व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं। 20वां है, दिव्या स्वप्न किसे कहते हैं। 21वां है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। और 22वां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। 23वां प्रश्न है, मनोचिकित्सा किसे कहते हैं। 24वां प्रश्न है, मनोचिकित्सा के प्रकारों के नाम बताइए। और 25वां, ईड किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 25 लिए हैं। पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो 11 से इनके उत्तर और जानते हैं। देखिए स्क्रीन पर 11वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अति उत्तरात्मक प्रश्न है, सिलेक्टेड आंसर देना है। याद रखना 50 शब्दों में ही हमें रखना है। तो 11वां प्रश्न है, सृजनात्मकता किसे कहते हैं। वेस्टर शब्दकोश के अनुसार सृजनात्मकता का अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्रिएटिविटी केरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना या उगना, अथवा वह मानसिक रचनात्मक शक्ति जिसके द्वारा नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन किया जाए सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता एक सार्वभौमिक तथा स्वतंत्र चिंतन है। सृजनात्मकता के प्रतिपादक टोरेंस को माना जाता है। फ्रैंक बेरन के अनुसार सृजनशीलता सृजनशील व्यक्ति द्वारा किसी नवीन वस्तु को अस्तित्व में लाने की क्षमता सृजनशीलता कहलाता है। तो ले लीजिए, याद कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नवा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, समायोजन प्रक्रिया के चरण बताइए। समायोजन प्रक्रिया के चरण बताइए। मनोवैज्ञानिक मन ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्न 4 चरण बताए हैं। पहला है तैयारी करना, दूसरा है निद्रावस्था या इंक्यूबेशन, तीसरा है सहज बोध और चौथा है जांच पड़ताल करना। तैयारी के अंदर गंभीरता से कार्यारंभ और विश्लेषण करना। दूसरा, निद्रा या इंक्यूबेशन में समस्या को एक तरफ रख देना जिस पर कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। तीसरे में सहज बोध, जिसमें इस अवस्था के दौरान एकाएक समस्या का हल नजर आता है। और चौथे के अंदर जो नजर आया है उसकी जांच पड़ताल की जाती है, यानी जांच पड़ताल करना। सहज बोध अर्थ जो आया है उसकी जांच पड़ताल करना। कुसमायोजन के कोई 4 कारण बताइए। कुसमायोजन के निम्नलिखित 4 कारण हैं, जिसमें पहला है विकृत शारीरिक बनावट। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की विकलांगता या कुरूप होना शारीरिक रूप से व्यक्ति को विपरीत प्रभाव डालता है। नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक न्यूनता। जो मनोवैज्ञानिक कारक है, जैसे बुद्धि का होना, व्यक्तित्व का होना, तनाव, महत्वाकांक्षा आदि निम्न स्तर का पर आना कुसमायोजन को बढ़ावा देता है। नंबर 3 है असामान्य पारिवारिक परिस्थिति, चाहे वह आर्थिक रूप से है, चाहे वह
सामाजिक रूप से है, चाहे वह राजनीतिक रूप से है, चाहे वह माता पिता के संबंध के रूप में है, किसी भी प्रकार से असामान्य परिस्थिति परिवार में होना कुसमायोजन को बढ़ावा देता है। नंबर 4 है विद्यालय का प्रतिकूल वातावरण। स्टूडेंट के अनुसार विद्यालय के अंदर चाहे वह टीचर के रूप में या भौतिक संसाधन के रूप में प्रतिकूल वातावरण होना बच्चे पर कुसमायोजन के रूप में प्रभाव डालता है। तो ये है हमारा 13वां प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या है? नंबर 1, समायोजन के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम कार्य विद्यालय को शैक्षिक दृष्टि से साधन संपन्न बनाना, ताकि विद्यालय के अंदर छात्रों की शैक्षिक समस्या का समाधान किया जा सके। नंबर 2 है विद्यालय में बालक को सभी प्रकार से शैक्षणिक भय से मुक्त करना। नंबर 3, शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करे। नंबर 4, समय समय पर शिक्षक को बालक के योग्यता के अनुसार शैक्षिक एवं सामाजिक परामर्श देना चाहिए। 15वां प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानसिक द्वंद्व व्यक्ति को जब विरोधी विचारों, इच्छाओं और उद्देश्यों आदि का सामना करना पड़ता है तो उसके मस्तिष्क में संघर्ष आरंभ हो जाता है, उसे मानसिक द्वंद्व कहते हैं। उस समय व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे। प्रोफेसर हॉलैंड के अनुसार द्वंद्व का अर्थ विरोधी और विपरीत इच्छाओं में तनाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टदायक संवेगात्मक दशा से है। ध्यान देना, मानसिक द्वंद्व तभी होगा जब किसी प्रकार से मानसिक संवेदना है वो कष्टदायक होगी दो कारकों के बीच में। तो ये हमारा है मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं। 16वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताओं, रुचि, उपलब्धियों, स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्तित्व के गुण आदि में विभिन्नता का पाया जाना व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। सामान्य अर्थों में दो व्यक्तियों में दिखाई दिए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन गाल्टन ने किया। किसने किया? गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। 17वां प्रश्न, प्रोजेक्टिव मेथड किसे कहते हैं? प्रक्षेपण विधि किसे कहते हैं? प्रक्षेपण का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवादी फ्राइड ने किया था। मनोवैज्ञानिक का नाम है फ्राइड ने किया था। उसके अनुसार बताई गई सुरक्षा प्रक्रियाओं में से प्रक्षेपण प्रक्रिया प्रक्षेपण विधि पर आधारित है। यह अचेतन मस्तिष्क की सुरक्षा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अनुभव, विचारों, आकांक्षाओं का दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन कर देता है। प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्ति की छुपी हुई एवं दमन इच्छाओं का पता लगाया जाता है जिन्हें व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। इन इच्छाओं द्वारा व्यक्ति के अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। संक्षिप्त में मैं कहूं कि प्रक्षेपण विधि वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 18वां प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। मंद गति से सीखने वाले या पिछड़े बालक की कोई 4 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालक की पहचान करने के लिए उनकी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, जिनमें मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित। नंबर 1, पिछड़े बालक अपने हम उम्र बालकों की तुलना में मंद गति से सीखते हैं। मंद गति से सीखते हैं। नंबर 2, पिछड़े बालक शैक्षणिक उपलब्धि उनकी योग्यताओं को देखते हुए कम प्रतीत होते हैं। उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है
वह उनकी योग्यता जो उसके अंदर दिखाई देती है उसकी अपेक्षा कम दिखाई देती है। नंबर 3, पिछड़े बालक का IQ जो लेवल है वह 75 से 90 के बीच में पाया जाता है। नंबर 4, पिछड़े हुए बालक की रुचि व ध्यान थोड़े समय तक ही रहता है, उसमें एकाग्रता की कमी पाई जाती है। तो ये मंद गति से सीखने वाले या पिछड़े बालक की मुख्य 4 विशेषताएं हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार बताइए। प्रकार बताने हैं हमें। व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और नंबर 2 अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता एक व्यक्ति के स्वयं के अंदर ही पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नता, जिसमें शारीरिक, भावात्मक, मानसिक और क्रियात्मक आयामों के रूप में वो विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कभी वह क्रोधित होता है तो कभी वह हर्ष का अनुभव करता है, कभी वह कमजोरी का अनुभव करता है, कभी वह स्वस्थ अनुभव करता है। नंबर 2 है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। एक व्यक्ति का दूसरे में अंतर पाया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में रंग रूप, शारीरिक क्षमता, सीखने की क्षमता, स्वभाव आदि के रूप में जो अंतर दिखाई देता है उन्हें हम अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता पर ज्यादा फोकस किया जाता है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता पर कम फोकस किया जाता है। तो ये हमारा 19वां प्रश्न था। 20वां प्रश्न ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। दिव्या सपन किसे कहते हैं? दिव्या सपन जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी क्षमता से कहीं अधिक उच्च सपन या आकांक्षाएं पाल लेता है और जीवन में उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, तो वह मानसिक स्तर पर उसे पाने के लिए उसका चिंतन कर सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह साधारण भाषा में मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति द्वारा हवाई किले तैयार करने की दशा दिव्या स्वप्न कहलाता है। जैसे दरिद्र व्यक्ति द्वारा राजा बनने के स्वप्न देखते हैं। यह है हमारा 20वां प्रश्न। 21वें प्रश्न पर ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय? मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय? मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा है जिसमें व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से हंसमुख, रुचि का उच्च स्तर, तनाव की कमी, भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन स्थापन करने की योग्यता को प्रकट करता है। यह सब परिवर्तन स्पष्ट संकेत देते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। कुपुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन करने की योग्यता है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और उसको स्वीकार करने की योग्यता होना मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। 22वां प्रश्न है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट का कलेक्शन कर लीजिए। 22वां प्रश्न है अपना, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारण। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 प्रतिस्पर्धा, नंबर 2 अकेलापन, नंबर 3 जीवन की बाधाओं का सामना करने की क्षमता का अभाव और नंबर 4 प्रतिकूल वातावरण। नंबर 1 क्या है? प्रतिस्पर्धा। जब व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में बार बार पिछड़ता रहता है तो कुंठा का शिकार हो जाता है। यह कुंठा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अकेलापन, व्यक्ति के जीवन में अकेलापन का होना भी मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। नंबर 3 जीवन की बाधाओं का सामना करने की क्षमता का अभाव होना, जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना न कर पाने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 प्रतिकूल वातावरण, बालक का पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण तथा सामाजिक वातावरण का प्रतिकूल होना बालक मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है।
तो ये है हमारा 22वां प्रश्न। 23वें प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पर फिर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। 23वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं हम इसको। मनोचिकित्सा किसे कहते हैं? मनोचिकित्सा किसे कहते हैं? उत्तर है मनोचिकित्सा का अर्थ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति के मानसिक तनाव, द्वंद्वों तथा विकृतियों का उपाय करना। मनोचिकित्सा का शाब्दिक अर्थ मन का इलाज। मन की चिकित्सा के लिए औषधियों तथा शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में मन की चिकित्सा के लिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे हैं हम यहाँ पर, परंतु मनोविज्ञान में मन की चिकित्सा के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। साधारण शब्द और इसका हम बनाएं तो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा मन का इलाज करना मनोचिकित्सा कहलाता है। जेडी पेज के अनुसार मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा व्यक्ति की मानसिक गड़बड़ी का इलाज ही मनोचिकित्सा है। यह है हमारा 23वां प्रश्न। 24वें प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पर फिर ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनोचिकित्सा के प्रकारों के नाम बताइए। मनोचिकित्सा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत तथा सामूहिक मनोचिकित्सा। नंबर 2 सीमित लक्ष्य तथा अधिक समय वाली मनोचिकित्सा। नंबर 3 निर्देशित व अनिर्देशित मनोचिकित्सा। नंबर 4 खंड एवं समुच्चय मनोचिकित्सा। और नंबर 5 लचीली एवं कठोर मनोचिकित्सा। ये मनोचिकित्सा के प्रकारों के नाम है। 25वां और लास्ट प्रश्न स्क्रीनशॉट के साथ नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईड किसे कहते हैं, इदम किसे कहते हैं? ये वो ईड और इदम है जो फ्राइडर ने दिए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो वाले। इदम किसे कहते हैं जानते हैं? इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। इदम जन्मजात प्रकृति का होता है तथा इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल भावनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमन इच्छाएं आती है। इदम किसी भी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता है और बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख तथा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह पूर्णतः अचेतन में काम करता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन फ्राइड ने किया। तो ये हमारे 25 प्रश्न हैं। इन 25 प्रश्नों को याद कीजिए। अति उत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं उनके लिए ये बहुत ही सहयोगी रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा के अंदर यही प्रश्न आए। आगे हम अन्य प्रश्न करेंगे। नमस्ते।